नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। टू व्हीलर चालक कृपया ध्यान दें, वरना बाहर निकलने पर लगेगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, दो पहिया वाहन चालकों की जान सलामती के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब दो पहिया वाहनों के लिए BIS स्टैंडर्ड के हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब लोकल या घटिया क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही BIS मानक वाले हेलमेट लगाने, उत्पादन और बिक्री के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। सरकार का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचना नकली दवाएं बेचने के बराबर है। इससे लोगों की जान को खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में BIS कैटेगरी में हेलमेट को शामिल करके न केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत, चीन को एक और झटका। सरकार ने टीवी आयात को लेकर किया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सरकार ने चीन जैसे देशों से विभिन्न आकारों के रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगाने के लिए इन्हें वस्तुओं की प्रतिबद्ध सूची में डाल दिया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और गैर जरूरी उत्पादों के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम ने चीन जैसे देशों से आने वाले सामान पर शिकंजा कसा है। रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब रंगीन टेलीविजन के आयात को मुक्त श्रेणी से निकालकर प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का असर 36 सेमी से 105 सेमी के टीवी सेट पर पड़ेगा। प्रतिबंधित श्रेणी का मतलब है कि आयातकों को अब ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 1 अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड का 65 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। ये राज्य भी जुड़ गए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा अब 1 अगस्त यानी कि कल से देश भर में 65 करोड़ लाभार्थियों को मिल चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में 1 अगस्त से अब केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से कुल 24 राज्य और संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जुड़ गए हैं, जिससे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत आप भले ही किसी भी राज्य के निवासी हो, आपको किसी दूसरे राज्य में भी राशन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन को लगा जोर का झटका। भारत के बाद अमेरिका ने भी बैन कर दिया टिकटॉक। जी हां दोस्तों, चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा संबंधी खतरे को देखते हुए हम टिकटॉक पर बैन लगाने जा रहे हैं। एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जहां तक टिकटॉक का सवाल है तो हम इसे बैन कर रहे हैं। भारत द्वारा की गई कार्यवाही के बाद से अमेरिका में चीनी ऐप पर बैन की मांग जोर पकड़ रही थी। कई सांसदों और एजेंसियों ने टिकटॉक जासूसी और डेटा चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद आखिरकार अब अमेरिका ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या 80 हुई। मुख्यमंत्री ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में नकली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 80 हो गई है। इस मामले में पीड़ितों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। पुलिस ने कड़ी कार्यवाही कर इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा छापे मारकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान राज्य के रतन तारन जिले से 23 और मौतों का मामला सामने आया। शुक्रवार रात तक जिले में 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने शनिवार को कहा कि तरन तारन में मरने वालों की संख्या 42 तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सदर और शहर के इलाकों में ज्यादातर मौतें हुई है। दोस्तों, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर परिवार सामने नहीं आ रहे हैं और वे कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। कुछ तो पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने फिर किया
किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद। इस साल 2700 से ज्यादा बार किया गया सीज फायर वायलेशन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में एलओसी पर शनिवार को पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल 2700 बार सीज फायर वायलेशन किया है। पिछले साल इसकी संख्या 3168 और 2018 में 1629 थी। इस दौरान 21 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 94 लोग घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि जवान रोबिन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। वे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिग्गज नेता अमर सिंह का सिंगापुर में निधन। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। जी हां दोस्तों, पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। किसी जमाने में अमर सिंह का नाम मुलायम सिंह यादव के काफी करीबियों में गिना जाता था। वो एक समय में समाजवादी पार्टी के नंबर 2 पोजीशन के नेता रहे थे। हालांकि साल 2010 में पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अमर सिंह की मृत्यु की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह और देश के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी के वायरस पर डब्ल्यूएचओ ने दी परेशान करने वाली जानकारी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इस महामारी से जल्द छुटकारा मिलने वाला नहीं है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने कहा कि ऐसी महामारी सदियों में एक बार होती है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। इमरजेंसी कमेटी की बैठक में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि कई देश जो मानते थे कि उन्होंने इस महामारी को पीछे छोड़ दिया है, अब नई मामलों से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे देश जो शुरुआत में इस महामारी से कम प्रभावित हुए थे, अब वहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा और जो कुछ भी हमारे पास है उससे इसका मुकाबला करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमित लोगों की संख्या 1,75,94,000 को पार कर गई है, जिनमें मौतों का आंकड़ा 6,80,000 को पार कर गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 46,42,000 से ज्यादा संक्रमित है। दूसरे नंबर पर ब्राजील का नाम आता है, जहां पर 26,66,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। दोस्तों बात की जाए भारत की, तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 17,50,000 को पार कर गई है। दोस्तों वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 37,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 55,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक संक्रमितों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति में क्वालिटी एजुकेशन पर है जोर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 को देश में नौकरियों का सृजन करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें भी उसी के हिसाब से बदलाव लाना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी सृजन करने वाला बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुशांत सिंह राजपूत पर पहली बार बोले उद्धव ठाकरे, बिहार बना महाराष्ट्र, झगड़ा न बनाए विपक्ष। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्ट्री बनती जा रही है। पूरा देश सिर्फ सोशल मीडिया पर यही लिख रहा है कि सुशांत राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। मुंबई पुलिस पर उठते सवालों पर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को
को कहा कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को संभालने में मुंबई पुलिस की दक्षता पर सवाल उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उसके बाद से ही इसकी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। राजनीतिक दलों और लोगों के द्वारा सीबीआई जांच करवाने का महाराष्ट्र सरकार लगातार दबाव महसूस कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जारी हो गए अगस्त महीने के एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम। जी हां दोस्तों, अगस्त महीने की पहली तारीख आम आदमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने एलपीजी रसोई गैस कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपए पर स्थित हैं। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि जुलाई महीने में 4 रुपए तक कीमतें बढ़ाई गई थी। वहीं इससे पहले जून के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपए महंगा हो गया था। वहीं मई में 162.50 रुपए तक सस्ता हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बागी विधायकों पर नरम पड़े अशोक गहलोत। कहा, अगर आलाकमान माफ कर दे तो उन्हें हम भी गले लगा लेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के बागियों पर सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताजा बयान में बागियों को माफ करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो लोग सरकार को अस्थिर करने की साजिश में लगे थे, वे अगर आलाकमान के पास अपनी चूक स्वीकार करते हैं और आलाकमान की ओर से उन्हें माफी मिल जाती है तो मैं भी उन्हें गले लगा लूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराने के खेल में लगी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें यह सब करना पड़ रहा है। यह सब करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फ्रंट पर वे ही आते हैं। याद करें, मामला चाहे कर्नाटक का रहा हो, एमपी का हो, गोवा का हो, मणिपुर का या फिर अरुणाचल प्रदेश का, बीजेपी की ओर से हर बार मोर्चा उन्होंने ही संभाला है। इसलिए मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी, आपको क्या हो गया है? आप दिन रात जागते सोते हर वक्त सोचते हो कि किस तरह मैं सरकार को गिराऊं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जान लीजिए आज के वेदर अपडेट्स। आज इन 9 राज्यों में बारिश की है संभावना। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि बरसात के 4 महीनों के मौसम के दूसरे हिस्से में मानसून सामान्य रह सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने 2020 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दूसरे हिस्से अगस्त से सितंबर के दौरान वर्षा के अपने दीर्घकालीन पूर्वानुमान में कहा कि अगस्त में लंबी अवधि में वर्षा के औसत की 97% बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की नई कीमतें हो गई है जारी। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल और आईओसी ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 73.56 प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 53,526 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, चांदी में भी दिखी तेजी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद सोने और चांदी के भाव में काफी उछाल आया है। सोना 53,500 के स्तर को पार कर गया, जबकि चांदी 63,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर के पार पहुंच चुकी है। डॉलर में जैसे जैसे कमजोरी आएगी, महंगी धातु की कीमतें में तेजी और ज्यादा आएंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच शुरू, रिया और इस शख्स की कंपनियों की होंगी जांच। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी अब सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की कंपनियों की जांच करेंगी। इस दौरान पता किया जाएगा कि रिया की इन कंपनियों में क्या भूमिका थी और उन्हें किसी खास मकसद से तो नहीं खोला गया था।
था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में रिया पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गबन करने के आरोप लगाए गए हैं। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए ईडी की टीम अब खुद सक्रिय हो गई है। उसने पटना में दर्ज मुकदमे को आधार बनाते हुए रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सोविक पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 22 कंपनियों को भारत में मोबाइल और उनके पार्ट्स बनाने का न्योता, 12 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को ऐलान किया है कि पेंगाट्रॉन, सैमसंग, लावा, डिक्सन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में मोबाइल डिवाइसेस और उनके कंपोनेंट बनाने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंसिटिव स्कीम के तहत ये कंपनियां अगले 5 साल में 11.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन करेगी। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकेगा। पीएलआई स्कीम के तहत कुल 22 कंपनियों ने आवेदन दिया है, जिनमें सैमसंग, फॉक्सकॉन, होंग है, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेंगाट्रॉन जैसी दिग्गज ब्रांड शामिल हैं। दोस्तों रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि इंटरनेशनल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने 15,000 व इससे अधिक के सेगमेंट में उत्पादन के लिए आवेदन किया है। इनमें से 3 कंपनियां एप्पल की आईफोन की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैं। इनका नाम फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन है। दोस्तों सरकार का कहना है कि इन कंपनियों से भारत में 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है, मिनी मुंबई के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन से शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।